अच्छा देखो, चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो हमने मेन बातें अभी तक कर ली थी अबाउट मोटिवेशन, इसमें हमने क्या बातें की थी। नंबर 1 कि वाई वाई डू पीपल वर्क, कि लोग काम क्यों करते हैं, ताकि वो एक अच्छी स्टेबल इनकम इंजॉय कर सकें, ताकि वो एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकें, ताकि वो सिक्योर फील कर सकें, ताकि वो अपने पैशन, अपने गोल्स को अचीव कर सकें, ताकि वो सोशली सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो या एक्सेप्टेड हो, है ना। देर आर अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर विच पीपल डू वर्क। एंड एक बिजनेस का काम ये है, या मैं यूं कह सकता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि वो अपने स्टाफ को मोटिवेटेड रखे और वो अपने स्टाफ को अ, खुश रखे। बेसिकली एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स कि उनका स्टाफ मोटिवेटेड रहे, ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, वो ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ लेके आए, वो छुट्टियां ना करे, वो हमारी कंपनी छोड़ छोड़ के ना चले जाए। सो एवरी वन विल वॉन्ट कि उनका स्टाफ मोटिवेटेड रहे, ताकि वो हमें अच्छा काम करके दें। ठीक है। और अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहते हैं तो देर आर टू पॉसिबल वेज। एक, आप फाइनेंशियली मोटिवेट कर सकते हैं, और दूसरा आप नॉन फाइनेंशियली मोटिवेट कर सकते हैं। ये बातें हुई थी लास्ट क्लास तक। फाइनेंशियल मोटिवेशन की हम जब बात करते हैं तो फाइनेंशियल मोटिवेटर्स या फाइनेंशियल मोटिवेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेजेस एंड सैलरीज, जिसके अंदर हमने इसकी क्लासिफिकेशंस पे बात की थी। और नॉन फाइनेंशियली अगर आप इंसान को खुश रखना चाहते हैं तो देर आर a lot of different ways in which you can keep the staff motivated, जिसके अंदर फ्रिंज बेनिफिट्स, जॉब रीडिज़ाइन, फिर trainings, team working. There are a lot of ways in which you can motivate your staff, motivate your employees in a non financial way. ठीक है। और हम लोग एज अ गुड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, हम लोग जो डिपार्टमेंट पढ़ रहे हैं उसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। उसका काम ये है कि वो बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल और एंड नॉन फाइनेंशियल का मिक्स बनाए, और एम्प्लॉय के हिसाब से उसके लिए वो रिवॉर्ड्स डिजाइन करे, ताकि वो बंदा मोटिवेटेड रहे। क्यों मोटिवेटेड रहे? ताकि वो हमें अच्छे से काम करके दे, ताकि उसका क्वालिटी ऑफ वर्क हमारे लिए अच्छा हो। इसलिए हम उस इंसान को खुश रखना चाहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन के बाद आई थिंक क्लास खत्म कर दी थी, और हमारा इस चैप्टर के अंदर जो एक डिस्कशन रह गई थी वो थी मोटिवेशन थ्योरीज। मोटिवेशन थ्योरीज के ऊपर डिस्कशन रह गया था, और ये वो डिस्कशन है जिसको अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। और आप अपने पास हेडिंग डाल दें, मोटिवेशन थ्योरी। ठीक है। अच्छा देखो, मोटिवेशन थ्योरीज के अंदर हमारे पास टोटल तीन तीन इंसान हैं हमें जिसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। देर आर थ्री मोटिवेशन थ्योरिस्ट जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे जो पहला बंदा था उसका नाम है F.W. टेलर। इसका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, लेकिन आप लोग इसको सिर्फ F.W. टेलर के नाम से याद रख सकते हो। और ये F.W. टेलर वो इंसान था जिसने, ये कौन इंसान है जो हम पढ़ रहे हैं? बेसिकली कुछ लोग जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी थी, जैसे कोई लोग बुक लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, इस तरह ये वो लोग हैं। अभी हम पढ़ेंगे तीन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी थी कि यार इंसान को अगर मोटिवेटेड रखना है तो कैसे रखा जा सकता है, द बेस्ट वे टू मोटिवेट एम्प्लॉइज। तो अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली उन तीनों के नाम, उन तीनों की थ्योरीज के नाम, और जो मैं आपको कंटेंट बताऊंगा बस उतना याद रखना है। ठीक है। अच्छा, F.W. टेलर की थ्योरी का नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है। इसकी थ्योरी को हम कहते थे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या है बेसिकली, सुन लो खाली। इसकी थ्योरी में जो मेन फोकस पॉइंट था ना, इसने ये बताया था
कि द मेन मोटिवेशन फैक्टर फॉर ह्यूमन, आप सुन लो बल्कि पहले, जो सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है इंसान के लिए वो होता है पैसा। F.W. टेलर ने जो मेन फोकस किया था अपनी थ्योरी में, वो ये फोकस किया था कि इंसान को जो सबसे ज्यादा चीज खुशी देती है वो है पैसा, जो इसका कॉन्सेप्ट था। इससे हम अग्री भी कर सकते हैं, डिसअग्री भी कर सकते हैं, बट इफ यू टॉक अबाउट F.W. टेलर, तो ये कहता था कि यार आप इंसान को जितने ज्यादा पैसे दे दोगे वो उतना ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है, क्योंकि वो उतना सिक्योर फील करता है। ठीक है। और क्या इंसान को, आप लोगों के हिसाब से क्या इंसान को पैसों से खुशी मिलती है? क्या इंसान फाइनेंशियली अगर उसको ज्यादा पैसे दिए जाएं तो क्या वो खुश होता है? क्या कहते हो आप लोग? सही है। देखो इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ यार डेफिनेटली पैसे से बहुत खुशी मिलती है। पैसे से हम वो चीज़ें खरीद सकते हैं जो जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं, और इसके अलावा सिक्योर फील करते हैं ज़िंदगी में। और लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार ठीक है, फाइनेंशियल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, बट अगर पैसों के अलावा और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो इंसान को बहुत खुश रखती हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट, जैसे कि सोशलाइजेशन, स्टेटस, देर आर अलॉट ऑफ अदर फैक्टर। देखो F.W. टेलर ने बोला था द मेन फैक्टर ऑफ मोटिवेशन फॉर एन इंडिविजुअल इज द मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। मॉनेटरी रिवॉर्ड्स का मतलब होता है पैसे। और ये वो इंसान था जिसने पीस रेट, पीस रेट याद है? पीस रेट क्या होता था? जो आप एम्प्लॉय को आउटपुट के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से पैसे देते थे। तो F.W. टेलर वो बंदा था जिसने पीस रेट पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये वो इंसान था जिसने पहली दफा पीस रेट का नाम और पीस रेट का कॉन्सेप्ट दुनिया में लेके आया था। और उसने कहा था अगर आप इंसान की परफॉर्मेंस को उसके पैसों से लिंक कर दोगे तो वो खुद ही मोटिवेटेड होगा। दैट इज व्हाट ही बिलीव्ड, एंड मे बी ही इज राइट टू सम एक्सटेंट, बट सम पीपल कैन इजीली डिसएग्री विद हिम बिकॉज पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है, बस ये बेसिक सी थ्योरी थी। इस थ्योरी को कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट, the next person that we need to study about is Frederick Herzberg. The next theory that we need to study about, the next person that we need to study about is Frederick Herzberg. और इसकी थ्योरी को कहते थे हम लोग टू फैक्टर थ्योरी। इसकी थ्योरी का नाम है टू फैक्टर थ्योरी। और मैं चाहता हूं कि अब आप लोग पहले सुन लो एक दफा, उसके बाद कॉपी कर लेना, लेकिन पहले सुनने पे फोकस कर लो जरा, फिर उसके बाद कॉपी करना। ठीक है। देखो फ्रेडरिक हर्सबर्ग जो था ना, इसने थ्योरी दी थी टू फैक्टर थ्योरी। और इसने कहा कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान जो आपका एम्प्लॉय होता है, बेसिकली कोई भी एम्प्लॉय जो होता है आपका, उसकी दो तरह की नीड्स होती हैं। सुनना जरूरी है पहले, हाँ। एक को इसने कहा था हाइजीन फैक्टर्स, और एक को उसने कहा था मोटिवेशनल फैक्टर्स। बेसिकली फ्रेडरिक हर्सबर्ग suggested that there are two types or there are two different set of needs. एक को इसने कहा था हाइजीन फैक्टर्स, और एक को इसने कहा था मोटिवेशन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स क्या होता है, सुनना ज्यादा जरूरी है, लिखने का टाइम मिल जाएगा, सुनना ज्यादा जरूरी है। हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, दीज आर द नॉर्मल पार्ट ऑफ द जॉब। इसने कहा था कुछ फैक्टर्स आपकी जॉब में ऐसे होते हैं, कुछ फैक्टर्स आपकी जॉब में ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर जॉब होते हैं, जो आपकी नौकरी का बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं। और ये वो बातें होती हैं कि अगर आप वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड करोगे ना,
तो बात नॉर्मल है, आपको प्रोवाइड करना है। और अगर आपने प्रोवाइड नहीं किया तो फिर एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होना शुरू हो जाता है। फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने ये कहा था कि दो तरह की नीड्स होती हैं, एक को कहते हैं हाइजीन फैक्टर्स, एक को कहते हैं मोटिवेशन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स उसने बताया था कि ये वो बातें होती हैं, जैसे इसकी समझो फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी स्कूल में जॉब करता हूँ या किसी कॉलेज में जॉब करता हूँ, तो फॉर मी एज एन एम्प्लॉय ऑफ द स्कूल, मेरे लिए कुछ बातें नॉर्मल, जैसे अगर मैं क्लास में एंटर होता हूँ तो क्लासरूम की सफाई हुई हुई होती है, प्रोजेक्टर वर्किंग में होता है, एसी अगर है तो वर्किंग में होता है, फिर मार्कर्स वहाँ होते हैं, और कोई अगर एडमिन, लेट्स से एडमिन का डिपार्टमेंट या एडमिन डिपार्टमेंट होता है जो मुझे सपोर्ट करने के लिए होता है, कोई चीज़ चाहिए, कोई प्रॉब्लम है। अब ये वो बातें हैं जो सैलरी, पूरा महीना एंड होता है, आप काम करते हो, आपके अकाउंट में सैलरी आ जाती है, ये वो बातें हैं जो नॉर्मल पार्ट ऑफ द जॉब है। अगर आप सफाई होती है क्लास में तो ये नॉर्मल बात है, कोई एक्स्ट्रा, मैं मेरे लिए ये फीलिंग नहीं आती होगी कि क्लास में एंटर हुआ तो अरे आज तो सफाई हुई हुई है, वाह भाई वाह सफाई हुई है, ऐसा नहीं होता होगा। ये नॉर्मल बात है कि सफाई हुई हुई है। समझ रहे हो? अगर आपने वो प्रोवाइड नहीं किया, जैसे मैं क्लास में एंटर हो रहा हूँ और सफाई भी नहीं हुई, गंदी हुई हुई है, चेयर्स मट्टी लगी हुई है, तो फिर दैट इज नॉट राइट, और फिर वो इंसान को डिससेटिस्फाई करना शुरू करती है। पूरा महीना आप काम करते हो, आपकी सैलरी आती है, नॉर्मल बात है। सैलरी का ना आना एबनॉर्मल बात है, वो इंसान को डिससेटिस्फाई करता है। ऐसी फीलिंग, सैलरी अगर आपके अकाउंट में आ रही होती है तो ऐसा नहीं लग रहा होता कि अरे वाह भाई मेहनत करी तो सैलरी मिलती है यहाँ पे, तो ऐसी फीलिंग नहीं होती है, नॉर्मल बात है भाई, आपने मेहनत की, आपकी सैलरी। समझ आ रहा है? यानी कि ये वो बातें हैं, दे, ये लिख लो, इफ दे आर प्रोवाइडेड it will keep the things normal, but if they are not provided, then it will dissatisfy an employee. Then it will dissatisfy an employee. Examples दो मुझे अब जरा. What are the main examples of hygiene factors? Examples बताओ. जैसे एक एग्जाम्पल हो गई सैलरी, एक एग्जाम्पल हो गई एडमिन सपोर्ट, है ना, और सिक्योरिटी। ओ यस, अगर आप काम पे जाते हो तो सिक्योरिटी आपको मिली हुई है, वो नॉर्मल बात है। मतलब आपको ये फीलिंग नहीं आती अरे यार आज किसी ने मोबाइल नहीं छीना यार, बड़ा मजा, ऐसा नहीं होता। समझ आ रहा है? रिस्पॉन्सिवनेस, और इसको देखो, इंटरैक्शंस सोशल इंटरैक्शंस होते हैं, कोई कुलीग है, कोई दोस्त है, और आप काम पे गए तो आपने एडमिन वाले से बात कर ली या किसी टीचर ने आपसे बात कर ली, ये नॉर्मल बात है। अगर कोई बात ना करे तो ये अजीब सी बात है कि आप काम पे कोई बात ही नहीं कर रहा, सब इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात ही नहीं करता कोई। रिस्पेक्ट मिलना, डेफिनेटली। पॉलिसीज का होना, कंपनी पॉलिसी का होना कि यार आपका पीरियड इतने बजे है, इतने बजे क्लास है, ये सब नॉर्मल है ना, इनका ना होना नॉर्मल होता है। और इसको हम कहते हैं हाइजीन फैक्टर्स। और हाइजीन फैक्टर्स को हम मेंटेनेंस फैक्टर्स भी कहते हैं। मेंटेनेंस फैक्टर्स क्या मतलब? कि ये वो बातें हैं जो आपको मेंटेन करनी होती है एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। और मोटिवेशनल, अभी मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग सुन रहे हैं अभी तक, फिर कॉपी कर लेना, जल्दी नहीं करो। मोटिवेशन फैक्टर्स ये वाले क्या होते हैं? मोटिवेशनल फैक्टर्स वो होते हैं कि अगर वो रेगुलरली प्रोवाइड ना किए जाएं तो नॉर्मल है। अगर आप हर वक्त एम्प्लॉय को वो चीज प्रोवाइड नहीं करते तो नॉर्मल है, लेकिन जब आप प्रोवाइड करते हो तो इंसान के लिए वो मोटिवेशन का रीजन बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रमोशन, प्रमोशन आपका रोज नहीं होता।
आप रोज काम पे जाते हो तो आपको रोज प्रमोशन नहीं मिलता, और ये नॉर्मल बात है। लेकिन जब आपको दिया जाएगा वो प्रमोशन, तो आपके लिए वो एक मोटिवेशनल बात बनती है। मोटिवेशनल फैक्टर्स वो होते हैं जो, these are the factors which is which are considered to be normal, which are considered to be normal if they are not provided regularly, but it will motivate an employee when they are offered. For example, bonus, promotion, awards. आपको अवार्ड रोज दिया जाता है, आपको रोज काम पे जा रहे हो, रोज अवार्ड मिल रहा है, रोज आप एंटर हो रहे हो, आपको अवार्ड मिल रहा है, बंदा बोल रहा है क्या हो गया भाई, नहीं मिल रहा होता अवार्ड, दैट इज नॉर्मल। बट हाँ, जब आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जब आपको ऑफर किया जाएगा, तो फिर इंसान को वो बहुत मोटिवेट करता है। बेसिकली फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने यही बताने की कोशिश की है कि दो तरह की ज़रूरियात होती हैं एक एम्प्लॉय की, और दोनों ज़रूरियात का ख्याल रखना पड़ता है। इसको कहते हैं हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेशन फैक्टर्स। ठीक है, कॉपी दिस डाउन नाउ, कॉपी दिस डाउन। ठीक है, एग्जाम्पल्स और भी हो सकती हैं बहुत सारी, लेकिन बेसिक थ्योरी का नाम याद रखना, टू फैक्टर थ्योरी। जस्ट कॉपी दिस डाउन, टेक 5 मिनट्स, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। टेक 5 मिनट्स, बट प्रॉपरली कॉपी करो, मेक योर ओन नोट्स, पॉइंट्स अपने खुद के भी बना लिया करो। अच्छा देखो, अभी तक हमने कौन कौन सा बंदा पढ़ लिया? F.W. टेलर, अब फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, और ये वो लोग हैं जो एक्चुअली दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, मतलब एग्जिस्ट करते थे, पता नहीं करते हैं, लेकिन देखो जैसे F.W. टेलर, ये देखो, ये वो इंसान है जो भी आप पढ़ रहे हो। फ्रेड इस इंसान ने जो है ना थ्योरी दी थी, ये वाली साइंटिफिक मैनेजमेंट वाली। अजीब सा इंसान है खैर, लेकिन वी शुड रिस्पेक्ट हिम। फिर उसके बाद और कौन सा है, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग। ये देखो यार, ये कैसा सही है, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग। ही वॉज अ पर्सन हु गेव टू फैक्टर थ्योरी, जो अभी आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली ये थ्योरी दुनिया में दी थी, और दुनिया भर में ये थ्योरीज चलती हैं। और खैर आप लोग के कोर्स में तो बहुत मिनिमम सी हैं ये, बहुत कम कम, वैसे प्रैक्टिकली बहुत डिटेल में है। और अगर आप एक और बात याद रख सकते हो, तो फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग वाज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब रोटेशन, जॉब enlargement एंड जॉब एनरिचमेंट। ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स आपने लास्ट क्लास में पढ़े थे, ये वो कॉन्सेप्ट्स थे जो फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो एग्जाम में आप ये वर्ड यूज कर सकते हो कि ही इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब रोटेशन, एनलार्जमेंट एंड एनरिचमेंट। ठीक है, खैर तीसरा बंदा अभी हम पढ़ लेते हैं। तीसरा बंदा जो हमारे कोर्स में है, जो हमें पढ़ना है, लास्ट चीज इस चैप्टर की, उसको कहते हैं अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी का नाम था, शायद आप लोगों ने ये सुनी होगी, बहुत ही फेमस है ये तो, द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। ठीक है, इसकी थ्योरी का नाम था द हायरार्की ऑफ नीड्स। प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा फॉलो होने वाली थ्योरी है, और इसने बेसिकली एक पूरा पिरामिड बना के दिया था। बहुत टाइम था इनके पास, और इसने कहा था कि अब आप लोग को वही बातें पहले सुनना है, फिर कॉपी करना है। ठीक है, इसने कहा था कि कोई भी इंसान जो है ना, कोई भी इंसान
बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स के थ्रू गुजरता है इन हिज और हर लाइफ। जैसे जैसे वो जिंदगी में, जैसे जो वो इंसान, लेट्स से आप ये अज्यूम करो, वो इंसान समझो जो, जिसके पास अभी, जो पता है कहाँ रहता है, जो लेट्स से कराची में ही रहता है, बट उसकी पोजीशन ये है कि इसके पास फिलहाल जॉब नहीं है। सुनो, आप खाली एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये बंदा है, ठीक है, इसका, ये लड़के के पास अभी नौकरी नहीं है, नो जॉब, एंड इनकम ज़ाहिर है ज़ीरो है। और इसकी एक बेगम है, ठीक है, दो दो बच्चे हैं, और एक घर है छोटा सा जो किराए का है, ठीक है। और इनका जो लैंडलॉर्ड है वो इनको बहुत तंग करता है। ये पोजीशन है इस आदमी की, ठीक है। और हालात नाजुक हैं थोड़े से। तो ऐसी पोजीशन में, सुनो, ऐसी पोजीशन में एक इंसान के पर्सपेक्टिव से सोचो। इसका नाम है क्या नाम है इसका? आरिफ नाम है, सही है, आरिफ नाम है इस लड़के का। अब ये आरिफ भाई जो हैं, ये बड़ा परेशान है, और इनके लिए जो फर्स्ट चीज माइंड में आती होगी ना, the first thing that he will be thinking in this situation, जब उसके पास नौकरी नहीं है, हालात बुरे हैं, ये वाली सिचुएशन में, the first level which will motivate this person is known as physiological needs, जिसको कहते हैं हम लोग बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, जिसके अंदर क्या आता है? फूड, वाटर, शेल्टर, है ना। ये अभी इसके जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है कि यार मैं किसी तरह अपने और अपने बच्चों की बेसिक नीड्स को फुलफिल कर दूं, ठीक है। उसके लिए अगर उसको लेट से कोई बंदा मिला, ठीक है, एक ये लड़का मिला, ठीक है, और इसका नाम है बासित, ठीक है भाई। और ये बासित भाई इसको मिले, और ये कोई बॉस है, ठीक है, किसी कंपनी में अच्छी पोजीशन में है। और इन्होंने जो है वो देखा कि इनकी पोजीशन, आरिफ भाई की पोजीशन इज नॉट वेरी गुड, लेट्स से, ठीक है। और खैर उन्होंने उसको जॉब ऑफर की। तो जॉब ऑफर की, बोला यार मेरे पास एक नौकरी है छोटी, आ जाओ इधर, आप काम कर लो। तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट आरिफ विल थिंक ऑफ? ही विल थिंक ऑफ कि यार बस इतनी सैलरी मिल जाए, कि बस इतना पैसे मिल जाए कि पेट भर जाए, किराया मैं पे कर सकूं। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट ही विल थिंक, राइट। और फिर उसकी नौकरी खैर लग गई उसको। जो कंपनी में नौकरी दी गई, उससे उसकी सैलरी हो गई थी 25,000 रुपये। 25,000 रुपये सैलरी मिल गई। ही वॉज हैप्पी, ही वॉज फीलिंग गुड। अब उसकी थोड़ी सी जिंदगी में सुकून आना शुरू हुआ, और उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो गई। और क्या वो, मुझे बताओ, आरिफ क्या मोटिवेटेड होगा टू वर्क फॉर दिस कंपनी? विल ही बी मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड फॉर दिस कंपनी? यस ही विल। मतलब अपनी जिंदगी का जोर जान लगा देगा पूरी, कि भाई काम अच्छा हो ताकि वो बॉस खुश रहे, क्योंकि भाई इसी पे सब डिपेंडेंट है, समझ रहे हो, सिर्फ उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल करके। बट एक दफा जैसे वक्त गुजरना शुरू होगा, 6 महीने गुजर गए, 7 महीने, 8 महीने, थोड़े टाइम के बाद अब जब वो सेटल हो जाएगा, उसके घर की ज़रूरियात पूरी होना शुरू हो जाएंगी। जब ज़रूरियात पूरी होने की आदत हो जाएगी, तो फिर द नेक्स्ट थिंग दैट ही विल वांट इज नोन एज सिक्योरिटी नीड। सिक्योरिटी नीड्स मतलब कि फिर अब आरिफ भाई गए बासित भाई के पास। उन्होंने कहा कि यार सर, 7-8 महीने हो चुके हैं, नौकरी पक्की नहीं है अभी तक डर लगता है कि नौकरी होगी, कल नहीं होगी, कोई सेफ्टी नहीं है बेसिकली जिंदगी में। तो अगर आप मेरी नौकरी पक्की कर दें, या मुझे कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे दें, 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दें कि यार 3 साल तक नौकरी, कुछ सिक्योरिटी फील होनी चाहिए बेसिकली। जो द नेक्स्ट थिंग आफ्टर फिजियोलॉजी, ये पहले इसके जहन में नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले तो पेट खाली था ना। अब पेट भरना शुरू हो रहा है, तो फिर दिमाग में चीजें आती हैं कि भाई यार सेफ्टी होनी चाहिए जिंदगी में बेसिकली। सिक्योरिटी नीड्स इज द जॉब सिक्योरिटी, द लाइफ सिक्योरिटी, कि उसकी जिंदगी में सिक्योरिटी हो, जस्ट उसकी नहीं, उसकी फैमिली की भी। घर जो है वो पक्का हो, किराए का घर है तो फिर भी मसला ना हो। तो दिस इज व्हाट a person will feel after his
फिर बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड, जिसको कहते हैं हम लोग सिक्योरिटी नीड्स। प्रैक्टिकली जैसे आप लोग या मैं, हम लोग बाय फॉर्च्यून, बाय लक, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर born in maybe a middle class or upper middle class or upper class families। तो अब लोअर क्लास वाला हमने तो फील प्रॉबली नहीं किया कभी, है ना, कि घर पे खाना नहीं है या इस तरह के इश्यूज। तो अगर यानी कि बाय बर्थ मेजोरिटी ऑफ अस, हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स तो फुलफिल्ड हैं, हमें खाना भी मिलता है, सब कुछ बचपन से आदत है, तो वो तो हमारे शायद जहन में ही नहीं आता कि यार ये भी पॉसिबल है। लेकिन जिसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक नीड्स फुलफिल्ड नहीं होती, उनके लिए जिंदगी की, आपको अगर कोई बोले कि यार आ जाओ नौकरी देता हूँ, 2 वक्त का खाना दूंगा, तो बोलेगा भाई जाओ भाई, खाना तो मैं घर पे खा लूंगा। क्योंकि वो हमारे लिए मोटिवेशन इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे लिए वो कोई मसला नहीं है, बाय लक, है ना। इसी तरह सिक्योरिटी, मेजोरिटी ऑफ अस, हमारी सिक्योरिटी नीड्स भी बाय बर्थ, क्योंकि घर है, पेरेंट्स, ये वो सब चीजें, तो जिंदगी सिक्योर है ना। समवन इज पेइंग फॉर आवर एजुकेशन, समवन इज पेइंग फॉर आवर फूड, हमारी अच्छी जिंदगी, सेफ जिंदगी है। तो सिक्योरिटी भी इंसान, हमें पता ही नहीं चलती, क्योंकि ये चीज इंसान की, आप लोगों की, मेरी, सबकी फुलफिल्ड है। तो फिर हमारे लिए अगेन सिक्योरिटी का भी मसला नहीं है। तो ये चीज हमें शायद इतनी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन वो लोग जिनके पास ये नीड नहीं होती, वो लोग जिनके पास ये चीजें नहीं होती, उनके लिए शायद ये बहुत वैल्यूड होती हैं। और अब्राहम मैस्लो यही समझा रहा था कि हर इंसान की अलग ज़रूरियात होती हैं। जैसे जैसे इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी ज़रूरियात चेंज होती रहती हैं। सबसे पहले लेवल होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद उसको जो माइंड में चीज़ें आती हैं उसको कहते हैं सिक्योरिटी नीड्स। फिर उसके बाद जिस पे हम सारे बैठे होते हैं, जिसको कहते हैं सोशल नीड्स। सोशल नीड्स का मतलब होता है बिलोंगिंग, रिलेशंस, फ्रेंड्स, दोस्त यार, गैदरिंग, सोशल नीड, जिसको कहते हैं सोशलाइज करना, कि दूसरों से मिलना जुलना, बैठना, गैदरिंग, आउटिंग, बैठक, ये सब जो चीजें होती हैं उसको कहते हैं सोशल नीड्स। और ये भी इंसान के लिए, या जैसे आपके लिए, मेरे लिए, ये बहुत लेवल की चीज होती हैं। क्योंकि अभी आपके लिए भी मोटिवेशन ये है कि यार अभी स्कूल खुलेगा, तो अ, दोस्त साथ होंगे, मजाक मस्ती भी होगी, फुटबॉल भी खेलेंगे। ये भी इंसान की जरूरत है ना, कि यार सोशलाइज करता है वो। और ये तब दिमाग में आता है जब आपकी दोनों नीड्स पूरी, नीचे वाली जो फिजियोलॉजिकल और सिक्योरिटी वाले लेवल है, जब वो फुलफिल होते हैं, तो फिर इंसान सोशलाइजिंग से खुश होता है। और एक दफा उसकी सोशल नीड्स पूरी होना शुरू होती हैं, द नेक्स्ट लेवल दैट ही और शी माइट बी लुकिंग फॉर इज नोन एज एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स का मतलब होता है रिस्पेक्ट, फीलिंग रिस्पेक्टफुल, हैविंग अ सर्टेन स्टेटस। जैसे टीचर्स के लिए एस्टीम नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप जैसे सर कहते हो, या जैसे अगर कोई बड़ी कंपनी का बड़ा कोई बॉस डायरेक्टर होता है, तो उसके लिए अलग रूम होता है, उसको बड़ी गाड़ी दी जाती है, और असिस्टेंट रखा जाता है कि वो डायरेक्ट नहीं मिल सकते, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। उनको थोड़ा सा स्टेटस, रैंक फील करवाने के लिए, उसको कहते हैं एस्टीम नीड्स। अ पर्सन माइट बी मोटिवेटेड बाय रिस्पेक्ट इन लाइक नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ। और एस्टीम नीड्स फुलफिल होने के बाद अब्राहम मैस्लो ने ये बताया था, द नेक्स्ट लेवल that will motivate an individual is known as self एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपना फुल पोटेंशियल टू अचीव फुल पोटेंशियल इन लाइफ। मतलब आप अपनी जिंदगी का जब फुल पोटेंशियल अचीव कर रहे हो और आपको लगे कि मैं अपनी जिंदगी को फुल अच्छे से जी रहा हूँ और मैं खुश हूँ, उसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, टू बी हैप्पी इन लाइफ। बेसिकली अब्राहम मैस्लो ने ये समझाने की कोशिश की थी अपनी इस थ्योरी में, जिसका नाम क्या है, द हायरार्की ऑफ नीड्स, द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, जिसमें 5 लेवल्स उसने बताए थे।
और वो 5 लेवल्स थे: फिजियोलॉजिकल, सिक्योरिटी, सोशल, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और इसने कहा था कि इंसान जो है ना, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऊपर के लेवल पे चलता चला जाता है जैसे जैसे वो जिंदगी में आगे बढ़ता है। ठीक है, और इस थ्योरी को कहते थे द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी बाय अब्राहम मैस्लो। देखो, 3 मोटिवेशन थ्योरिस्ट हो गए: F.W. टेलर, फ्रेडरिक हर्जबर्ग एंड तीसरा बंदा है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो भी देख लो वैसे आप लोग, तभी भूल ना सको ताकि आप लोग। अब्राहम मैस्लो, ही वाज अ नाइस गाय। अब्राहम मैस्लो ये बंदा था, ये उसकी थ्योरी थी। ठीक है, आपने भी यही देखा है वैसे, कलरफुल एंड यू कैन गेट अ लॉट ऑफ कूल हायरार्कीज। ठीक है, बहुत अच्छा सीन था इसका। खैर, अब्राहम मैस्लो, फ्रेडरिक हर्जबर्ग, F.W. टेलर, ये 3 बंदे हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर याद रखने हैं। और ये तीनों थ्योरीज अगर आप कर चुके हो तो इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 क्लोज होता है। और ये उसका देख लो कवर पेज, एक दफ़ा इसको ज़रा गो थ्रू करो। आप लोग ने अभी तक जितनी बातें करी हैं उसको गो थ्रू करो। अ, और कोई भी सवाल है तो प्लीज़ पूछो। एक दफ़ा जल्दी से गो थ्रू करो चैप्टर नंबर 11 में जो जो चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी हैं। एंड एनी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ आस्क।